हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका जो एक्ट नंबर है, जो 1961 में जो एक्ट बने थे, उसमें ये 28 नंबर का एक्ट बना हुआ था। ठीक है, और ये 20 मई 1961 को ये बन के तैयार हो गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसमें सेक्शन दे रखे हैं। इसमें काफी छोटा एक्ट है, इसमें 10 सेक्शन दे रखे हैं। तो हम एक एक सेक्शन देखते हैं। तो ये पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये पहला सेक्शन बताता है, इसमें 3 क्लॉज हैं। तो फर्स्ट क्लॉज बताता है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और सेकंड क्लॉज बताता है कि इसका विस्तार कहाँ है। तो अब ये संपूर्ण भारत पे है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे इंडिया पे लागू हो गया है। अब आ जाते हैं थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि ये कब से प्रवृत्त होगा। तो ये कह रहा है जब से केंद्र सरकार जब से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बता दे, तब से ये लागू होगा। देख लिया हमने फर्स्ट सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है इसका नाम के बारे में कहता है, तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहा जाएगा। सेकंड क्लॉज इसका विस्तार के बारे में बताता है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। थर्ड क्लॉज बताता है कि कब से प्रवृत्त होगा। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार जब से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर दे, तब से ये प्रवृत्त माना जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्लॉज पर, सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन कहता है दहेज की परिभाषा के बारे में बता रहे कि क्या चीज दहेज के अंतर्गत आती है। तो ये पहला इसमें ये कह रहा है इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय। तो ये कह रहा है कि अगर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है जो शादी के समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, मतलब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को देता है। और सेकंड कहता है विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, तो या तो माता पिता दे रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति दे रहा है, तो फिर उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे दहेज की डेफिनेशन में आएगी जो भी चीज दी जाएगी वो। अब अब आ जाते हैं हम थर्ड क्लॉज पे, थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन कह रहा है दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति। तो ये कह रहा है कि अगर दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तो फर्स्ट क्लॉज कह रहा है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा, अथवा दहेज देगा या लेगा या दुष्प्रेरित करेगा, या तो वो ले रहा है या दे रहा है, या किसी को दुष्प्रेरित करा है दहेज लेने के लिए या देने के लिए, तो वो उसे भी दंड दिया जाएगा। तो ये कह रहा है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का, या ऐसे दहेज के मूल की रकम के जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तो इसमें बताता है फर्स्ट क्लॉज कि जो दहेज देगा या लेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा लेने या देने के लिए, तो वो भी अपराधी माना जाएगा। और उसके लिए उन्हें 5 वर्ष से कम की 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, या फिर जो दहेज की कीमत है उसके हिसाब से जुर्माना लगेगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्लॉज कह रहा उपधारा एक की कोई बात। पहला पॉइंट बताता है ऐसी भेंटों को जो वधू के विवाह के समय दी जाती हैं उनमें लागू नहीं होंगी। पर जो शादी हो रही है तब कोई विवाह शादी में जब लड़की को कोई ऐसी चीज दी जा रही है जो भेंट वगैरह है, तो फिर वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी। पर इसमें परंतु जोड़ दिया है। तो परंतु ये कह रहा है परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची के अंतर्गत आती हैं। तो ये कह रहा है वो भेंटें ही भेंटों के अंतर्गत आएंगी जो इस एक्ट में जो सूची बनाई है उसके अंतर्गत रखी गई हैं। अगर वो चीजें हैं तो फिर वो भेंटों के अंतर्गत आएंगी, वरना ये दहेज के अंतर्गत मानी जाएंगी। अब बी बताता है ऐसी भेंटों को जो वर के विवाह के समय दी जाती है उनसे संबंध लागू। एक मिनट, हाँ। फिर बी क्लॉज कहता है ऐसी भेंटों जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है उनके उसके संबंध में लागू नहीं होंगी। तो ये कह रहा है अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसमें परंतु जोड़ दिया है। परंतु कह रहा परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है, पर तभी दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगी जब इस एक्ट के अंतर्गत एक सूची बनाई गई है। अगर उनके अंतर्गत रखी गई चीजें हैं तो फिर वो चीजें हैं तो फिर वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगी। इसमें एक परंतु जोड़ दिया है, एक और परंतु जोड़ दिया है। तो कह रहा परंतु यह है और जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू के नातेदार हैं दी जाती हैं, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की होनी चाहिए। तो ये कह रहा है भेंटें जो दी जाएंगी वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी वो वो होने चाहिए जो रूढ़िगत प्रकृति के अंतर्गत आते हैं।
और इनके मूल्य ऐसे व्यक्ति के वित्तीय प्रायश्चित को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं होंगी। तो वो कह रहा है वधु के माता पिता द्वारा या वधु के नातेदार द्वारा अगर कोई गिफ्ट दिया गया है तो वही गिफ्ट माना जाएगा जो रूढ़िगत प्रकृति का होगा, वरना दहेज के अंतर्गत आ जाएगा। और ये तब माना जाएगा जब कोई जो इंसान दे रहा है उसकी वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखेगा। अगर उसकी वित्तीय परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए अगर कोई भेंट दी गई है, अगर उससे ज्यादा है तो दहेज, और उसके अगर वित्तीय स्थिति के अंतर्गत आता है तो उसे भेंट माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4। सेक्शन 4 कह रहा है दहेज मांगने के लिए शास्ति। अब ये वहाँ लेने और देने के लिए शास्ति बताई थी थर्ड में, अब ये 4 बता रहा है दहेज मांगने के लिए शास्ति। तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता, अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 4 कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वधू या वर के माता पिता या कोई व्यक्ति जो या कोई संरक्षक या नातेदार अगर कोई दहेज या तो डायरेक्ट मांगता है या प्रत्यक्ष रूप से मांगता है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांगता है, तो उसे 6 मास तक की सजा जो 6 माह से कम की नहीं होगी और जो 2 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना 10,000 रुपए तक का जुर्माना। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो दहेज को मांगता है तो उसे जो सजा दी जाएगी वो कम से कम 6 महीने की और 2 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना लगाया जाएगा वो 10,000 रुपए तक का हो सकता है। अब इसमें परंतु जोड़ा गया है। परंतु कह रहा है परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास को दंडाधिक अधरोपित कर सकता है। तो ये कह रहा है वैसे तो 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, पर अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसे 6 महीने से कम की सजा देनी चाहिए तो वो दे सकता है कुछ पर्याप्त कारणों से। अब आ जाते हैं हम 4A में। 4A कह रहा है विज्ञापन पर पाबंदी। तो ये कह रहा है सेक्शन 4A अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दहेज अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिकूल किसी समाचार पत्र में, नितिकानी पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश के या दोनों की किसी कारोबारी या अन्य हित में किसी अंश के प्रस्ताव में, मतलब ये कह रहा है अगर दहेज लेने या देने के लिए या उसे कोई विज्ञापन करता है, कोई विज्ञापन जैसे न्यूज वगैरह में निकलते हैं, तो उसके लिए अगर कोई विज्ञापन करता है तो फिर उसे वो अपराध माना जाएगा, और उस अपराध के लिए कम से कम 6 मास तक की सजा, 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की होगी, और जुर्माना 15,000 रुपए तक का होगा। अगर कोई दहेज लेने या देने के लिए कोई जो विज्ञापन है उसे मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या प्रचारित करेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आ जाते हम सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है दहेज देने या लेने के लिए करार यह का शून्य होना। तो ये कह रहा है अगर कोई दहेज लेने के लिए या दहेज लेने के लिए देने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट भी शून्य माना जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 5 कहता है। अब हम आगे की सेक्शन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।